जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर 26 जून 2011 में पूछे गए गणित के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अभी हम आपको बता दें कि जो ये प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिए एक आइडिया के लिए या फिर आपके एक कह सके तो इस वीडियो को देखने से आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न सीटेट में पहले पूछे गए हैं और किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो बस आप लोग वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग सभी प्रश्नों को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो आ चुके हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। यदि निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। तो जब यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया गया है कि विपरीत फलकों का संख्याओं का जो योगफल है 7 होता है, यानी 3 + 4 = 7 होना चाहिए, 1 + 6 = 7 होना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे विपरीत 6 3 हो रहा है, ये नहीं होगा। 3 का 4 का 7 हो रहा है, 6 का 7 हो रहा है, 5 का 2 का 7 हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं विपरीत फलकों का योग 7 हो रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार और आपको हम बता दें। 3 का विपरीत 4 होगा, 3 + 4 = 7 होगा। 1 का विपरीत 7 होगा, 1 + 6 1 धन 6 = 7 होगा। और 2 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 होगा। तो विपरीत फलकों का योग 7 यहाँ पर दिया गया है। बाकी देखेंगे 4 3 7 हो रहा है, 2 1 3 ही हो रहा है, 6 5 11, ये गलत है। आप सब ऑप्शन मिला लेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो यह साथियों किस में शामिल है? यह क्रियाकलाप आधारित उपागम में यह जो है शामिल है। इस प्रश्न का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ये आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आपके 26 जून 2011 के पेपर में पूछे गए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए जो सबसे सही क्रम होगा, इसमें आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों के अवलोकन करते हुए यहाँ पर 2D आकारों को पहले छांटेंगे। भुजाओं का शीर्ष पहले ये नहीं करेंगे, पहले 2D आकारों को क्या करेंगे, छांट लेंगे। उसके बाद 2D आकारों को छांटने के बाद आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद हम पुनः जो है विभिन्न आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले 2D आकारों को छांट लेंगे। उसको छांटने के बाद से हम लोग उन आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। वर्णन करने के बाद हम उन्हें 2D आकारों की भुजाओं के शीर्षों को, विकर्णों को क्या करेंगे, गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे। और अंत में हम 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। तो अवलोकन हम लोग सबसे अंत में करेंगे। तो इस प्रकार पहले हमारा सी सही होगा, सी के बाद हमारा बी सही होगा, बी के बाद डी, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। निदान का मतलब होता है पता लगाना या फिर जानना। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है,
मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या फिर राजन संख्या क्रियाओं को नहीं समझता है। तो राजन जो है संख्या जो संक्रियाएं हैं, संक्रियाएं क्या होती हैं? जोड़ घटाना गुणा भाग। जोड़ घटाना ये क्या है और गुणा भाग ये सभी संक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं। ये वही वाला प्रश्न है क्या? हाँ वही प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है परिमाप बताना है। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण आपके दिए गए हैं यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। चलिए तो ये है प्रश्न। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसका परिमाप बताइए। तो इसमें जो है पहले हम लोग इसकी भुजा निकालेंगे। भुजा हो जाएगा 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो d1 d2 दिया गया है। अब इसको हम d1 d2 का मान इसमें रख देंगे 1/2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 64 और 30 यानी 100। तो 100 को जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 इंटू में 10 हो जाएगा, और ये जब डिवाइड होगा तो 5 आएगा। तो जब 5 सेंटीमीटर आएगी भुजा, तो जब इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा। तो भुजा का माप है 5, तो 4 का 5 में अगर गुणा करेंगे तो 20 होगा, यानी 4 × 5 = 20 हो जाएगा। सी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आप लोग एक बार इसका मान रख के लगा लेंगे। 4 × 5 = 20 आएगा। 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर मान रख देंगे। तो 1/2 और मान रखेंगे तो ये 100 का रूट से बाहर निकालेंगे 10 आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका भुजा 5 आएगी। परिमाप जब ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज है समचतुर्भुज, तो ये 20 आएगा। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक रिक्त स्थान से शुरुआत कर सकता है। तो शिक्षक जो है वह हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल की तुलना कर सकता है। यहाँ पर जो है बी वाला सबसे सटीक आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इसमें हम लोग नकारात्मक ही ढूंढेंगे, सकारात्मक को आंसर नहीं लगाएंगे। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। निर्धारित सूत्र इसमें नहीं बताना है, ये तो रटने की बात हो गई। पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने हुए क्रियाकलाप एवं अभ्यास सही है, उसे पढ़ाने की विधि, ये सभी सही हैं, जबकि ये जो है पालन नहीं करता है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। ए विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है। एक शिक्षक से स्थान पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। एक शिक्षक कक्षा से इस जो आयत दिया गया है इस पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखेंगे इसमें 4 पार्ट ये है, 4 ये है, 8 है, ये बराबर है, और ये भी 8 भागों में बटा हुआ है, एक बराबर है। तो इसमें जो है जो गलत है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो भाग दर्शाया गया है इसमें 1 2 3 4 ये बराबर भाग नहीं है, ये भाग सभी बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये सभी भाग क्या हैं? आपस में बराबर हैं और ये 1/8 को निरूपित करते हैं।
अगला प्रश्न है इतना को पढ़ा जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो 4,79,000 यहाँ पर जो है 4,07,928 4,00,000 यहाँ पर देखेंगे 7,928 यानी ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो चलिए इसमें जो देखते हैं प्रश्न है, इसमें कूट दिए गए हैं ए बी सी और डी। तो इसमें जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। नहीं, इसमें जो है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे और अंत में जो है मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझेंगे। तो यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक ऑपरेटर इस चिन्ह को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करता है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इस प्रकार से, तो n+8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर n+8 का मान निकालने के लिए हमको जो है n+1 यहाँ पर n लिखना होगा, n+, और इसको जो है 7 तक प्लस करके ले जाना पड़ेगा, n+2 n+3 n+7 तक। तो इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे n+8 बराबर 8n+28 ये मान आएगा। तो 8n+28 जो है हमारा इसमें सी ऑप्शन में है। सी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करेंगे। बच्चों को उनके आकार देने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। NCERT कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि तो इसमें जो है इस प्रश्न का आंसर जो होगा डी के साथ जाएगा। निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को जो संकल्पनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए इसमें क्या जरूरी है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना यह जो है जरूरी है। डी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो जो आम का भार है सेब के भार से कितना अधिक है, तो 2 किलो है, ये किलो है, और ये 600 ग्राम है, ये 450 ग्राम है। तो इसको इसमें से इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो आएगा आपका 1 किलो 150 ग्राम, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसका अंतर ज्ञात कर देना है। अगला प्रश्न है NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कबाड़ी वाला भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो यह जो परिवर्तन किया गया है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, दैनिक जीवन में इसको जोड़ते हुए
उस चीज़ गणित को जो है रोचक बनाने के लिए, यानी डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? तो इसमें जो है दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो सबसे सही होगा समय है और ये कीमत है। तो कीमत धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है तो फिर घटेगा नहीं, केवल बढ़ रहा है। ऐसे भी नहीं बढ़ेगा, ऐसे भी नहीं बढ़ेगा। ये जो है डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डी वाला ग्राफ। अगला प्रश्न देखेंगे। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि जो रोहित है, रोहित ने अच्छे तरह से अभ्यास नहीं किया है, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, रोहित अंतर हर की अवधारणा नहीं जानता है, या फिर रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। यानी रोहित जो है भिन्नों में तुलना करना नहीं जानता है, इस अवधारणा को नहीं जानता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक रिक्त स्थान से शुरुआत करता है, यानी किस चीज़ से शुरुआत करता है? तो इसमें जो है शुरुआत करने के लिए जो सबसे सही रहेगा, अपने आसपास की वस्तुओं से भिन्न भागों की पहचान करना। ये जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। माचिस की तिल्लियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो तिल्लियाँ हैं, यहाँ पर बताना है कि अगला चरण जो है, यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे पहले चरण में ऊपर 2 तिल्लियाँ हैं, यहाँ पर भी 2 4 यानी 6 तिल्लियाँ हैं। तो इस प्रकार जब हम अगले चरण में चल रहे हैं तो देखेंगे 2 4 6 8 10, इसमें 10 तिल्लियाँ हैं। यहाँ पर चल रहे हैं तो 2 4 6 8 10 12 14, तो 10 12 14 2 2 तिल्लियाँ बढ़ रही हैं। अगर इसी क्रम में हम लोग बढ़ते जाएं तो ये कहा गया है कि 15वें चरण पे, तीसरे चरण पे कितने हैं? 14 हैं। फिर हम लोग चौथे चरण पे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 5वें चरण पे जाएंगे तो 18 हो जाएंगे। 6ठवें चरण पे जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। यानी 2 2 तिल्लियाँ इसमें बढ़ रही हैं पैटर्न में। 7वें पे तो इसमें जो हम क्या करेंगे, ये 6 से तिल्लियाँ स्टार्ट हुई हैं। पहले चरण में 6 हैं तो हम इसको सीधा सीधा 14 गुणे 4 कर देंगे और इसमें प्लस 6 कर देंगे। 14 चौके 56 और 6 62। तिल्लियों की जो संख्या हो जाएगी आपकी 62 हो जाएगी। आप लोग अपने तरीके से भी इसको 15 बार आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। जब तीसरे चरण पर 14 है तो 2 2 बढ़ेंगे, 2 4 6 8 10 और 12 चरण और जाएंगे तो 12 तिहाई 36, और 36 में जब आप 14 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है आपका? आप लोग इसको क्रम से बढ़ते जाएंगे, उससे भी निकाल लेंगे, नहीं तो इसको आप लोग इस पर से 14 गुणे 4 प्लस 6 करेंगे तो 14 चौके 56 और 6 जोड़ेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 62। आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? तो आयत की जो लंबाई है L है और उसकी चौड़ाई जो है क्या है? उसकी आधी है, L/2 है। तो परिमाप जो होता है आयत का होता है 2 प्लस लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई आपका 2L है और चौड़ाई जो है L/2 है, यानी आधा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4L हो जाएगा और ये 2 से 2 डिवाइड होगा तो केवल यहाँ पर L बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका
5L। तो 5L आपका सी वाले ऑप्शन में है। सी वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर सही लगा देंगे। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो षटभुजाकार जो पिरामिड होते हैं उसमें एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आकार होता है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो ये जो है 4 संख्याएं जो है 9000। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक इकाई का 3/4 है तो 1/1/2 क्या होगा? तो एक इकाई का 3/4 है तो मान लीजिए वह संख्या क्या है? वह संख्या x है और x का 3/4 बराबर 2। तो यहाँ पर जो है x का 2 × 4/3 करेंगे तो 2 चौके 8/3, यानी ये x का मान आएगा 8/3। अब x का एक सही 1/2 निकालेंगे तो ये आएगा 2 एकम 2, 3/2 और ये बराबर है किसके? 1/8 के। तो एक सही 1/2 बराबर 8/3 × 3/2, ये 2 से 2 कटेगा, 2 चौके 8। तो ये पूरा पूरा आपका आएगा 4। तो इसमें 4 चित्र होंगे और किसको दर्शाया गया है? 3/4। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। डी के साथ आंसर लगाएंगे। संख्या 49,532 में का संयुक्त हजारवां मान होगा। हजारवां मान पूछा गया है तो यहाँ पर लगभग ये आपका 49 के बाद 50,000, यानी ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हजारवां मान पूछा गया है तो ये 50,000 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम संख्या है? महत्तम यानी इसमें बड़ी संख्या पूछी गई है तो इसका अगर वर्ग करेंगे 16 आएगा। इसका मान करेंगे तो 2 2 4 6 के 36 आएगा। 2 4 8 8 का 64 आएगा। अब इसका अगर हम करेंगे 2 दूना 4 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर तो 16 16 का स्क्वायर 256 आएगा। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है ये महत्तम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए और इसमें जो मान दिया गया है इसके हिसाब से आंसर लगाना है। ये स्टेशन दिया गया है, फरीदाबाद दिल्ली मथुरा है। निगमन का समय दिया गया है, बस 1 2 3 बसें हैं। 7:15 PM पे है, 12:30 पे है और ये 4:45 PM पे है। तो इसमें जो है इनमें से बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय कौन सी लेती है? तो यहाँ पर देखेंगे जो थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर जो बस नंबर 3 है देखेंगे इसमें जो इस समय लेती है ये 21:55 है, यानी 9:55 है ये। तो जो आपका बस 1 है यह जो है समय कितना लेती है? 5 घंटे 25 मिनट का। और जो बस 2 है आपका नई दिल्ली से कहाँ तक इसको बताना है आपको
मथुरा पहुंचने में। तो एक वाली जो बस है 7:15 पे चलती है, तो लगभग ये 12:40 पे पहुंचती है। और जो दूसरी बस है आपका दिल्ली से मथुरा पहुंचने में 5 घंटे 40 मिनट का समय लेती है, 12:30 बजे चलती है और 6:10 पे पहुंचती है। यानी ये भी 5 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। और जो आपकी तीसरी बस है यह जो है 4:45 पे चलती है और पहुंचती है 21:25 पे। तो जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 16:45 को 21:55 से, तो ये आएगा 10 मिनट और ये 5 घंटे 10 मिनट। यानी जो बस नंबर 3 है ये सबसे कम समय लेगी, 5 घंटे 10 मिनट। अगला प्रश्न है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई त्रुटि ज्ञात हुई। तो इसमें जो है बताना है, इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। तो जब इसमें त्रुटि हो रही है तो इसमें जो है सबसे पहले लघुत्तम समापर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा। वह जो है पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। आखिरी प्रश्न है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि। तो आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग सीटेट के 26 जून 2011 का पेपर के गणित के पूरे 30 प्रश्नों को देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।